हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है यूपी टेट सीटेट एग्जाम 2021 में जो होने वाले हैं उसका महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसका दोस्तों ये तीसरा पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप सभी साथी ना देखे हों तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों इस सेशन में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप सभी साथियों तक शेयर करेंगे जो आगामी होने वाले एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करिएगा और दोस्तों लाइक अवश्य करिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? सृजनवाद में शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है। दोस्तों सृजनवाद की अवधारणा व्यक्तिगत विकास पर आधारित है। किस पर? व्यक्तिगत विकास पर आधारित है। इसके अंतर्गत शिक्षा का मूल जो उद्देश्य है बालक का विकास करना, यानी बाल केंद्रित होना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास दोस्तों किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था को दोस्तों संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी माना जाता है। बालक में शर्म एवं गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है दोस्तों वो इसी काल में यानी बाल्यावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एनसीएफ 2005 यानी एनसीएफ 2005 की संतुष्टियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा प्रेक्षण के आधार पर। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 के अनुसार पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन जो है प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य यानी 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की शिक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिरिल बर्ट का या टर्मन का या टेलर का या मार्टिस का? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? सिरिल बर्ट। पिछड़ा बालक वह है दोस्तों जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य यानी 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की शिक्षा का कार्य ना कर सके। यह कथन जो है सिरिल बर्ट का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बुद्ध के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विनेट, बर्ट, थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी स्पीयरमैन। बुद्ध के द्वितत्व सिद्धांत का शुरुआत दोस्तों गाल्टन तथा बिने द्वारा शुरू की गई। बुद्ध के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन को माना जाता है। इनके अनुसार दोस्तों बुद्ध में 2 तत्व शामिल हैं। स्पीयरमैन के अनुसार दोस्तों बुद्ध में 2 तत्व शामिल हैं। पहला है विशिष्ट, दूसरा है सामान्य। 2 तत्व कौन कौन से हैं? विशिष्ट व सामान्य। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध जो है दोस्तों अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है दोस्तों उसको 4 अवस्थाओं में बांटा। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चौथी तथा अंतिम अवस्था 11 वर्ष से ऊपर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक अमूर्त एवं तार्किक रूप से चिंतन जो है करने लगता है। यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक?
तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो है दोस्तों वो अधिगम का क्षेत्र नहीं है, यानी अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अधिगम दोस्तों किसे कहा जाता है? अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक जो है इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो है दोस्तों इसके प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। दोस्तों परिणामों की आशा करना या समस्या की पहचान तथा संभावित युक्तियों की खोज करना समस्या समाधान की प्रक्रिया का मुख्य चरण है, यानी समस्या का छोटे छोटे हिस्सों में बांटना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया, यानी किसके द्वारा दिया गया? बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, वाइगोत्स्की द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक प्रभावी शिक्षक वह है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है वह एक प्रभावी शिक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दोस्तों किसने दिया? थॉर्नडाइक, मास्लो, गिलफोर्ड, काफ्का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो किसने दिया है? ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड इसका राइट आंसर होगा। मानव की आवश्यकताओं का पदानुक्रम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधि है, व्यक्तित्व मापन की विधि है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। व्यक्ति को दोस्तों मनोशारीरिक गुणों का अनोखा संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण में समन्वित करती है। ठीक है दोस्तों, व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का अनोखा संगठन है जो व्यक्ति को वातावरण से समन्वित करती है। व्यक्तित्व मापन वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ एवं प्रक्षेपीय विधियों द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डॉट डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं, यानी किस वर्ष तक दोस्तों बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती हैं? 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 अथवा 4 वर्ष में जो बालक हैं दोस्तों उनकी दृष्टि एवं श्रवण की इंद्रियां पूर्णतया विकसित हो चुकी होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कैलिफोर्निया उपलब्धि परीक्षण निर्मित किया गया है, कैलिफोर्निया उपलब्धि परीक्षण निर्मित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए कैलिफोर्निया उपलब्धि परीक्षण निर्मित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बुद्ध प्रवर्तित शिक्षा में ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों को महत्व दिया जाता है। बुद्ध प्रवर्तित शिक्षा में ब्राह्मणों को महत्व दिया जाता है, यानी दोस्तों इसमें वेदों का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा में कर्मकांड व पुरोहितवाद बढ़ने पर ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, यानी किस अवस्था से दोस्तों संबंधित है? किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोरावस्था। दोस्तों पूर्व किशोरावस्था में बालक जो है माता पिता से हटकर एक सांवेगिक स्वतंत्रता कायम करना चाहता है, एक सांवेगिक स्वतंत्रता दोस्तों कायम करना चाहता है। इसी कारण इस अवस्था में बालक जो है अपने साथी बालकों की संगत की तुलना में अन्य
तुलना में अधिक पसंद करने लगता है। अन्य की तुलना में जो अपने साथी बालक होते हैं दोस्तों, उनको अधिक पसंद करने लगता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अधिक महत्वाकांक्षा होते हैं, बुद्धिलब्ध 110 से अधिक होती है दोस्तों, विस्तृत शब्दकोश होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण दोस्तों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जन्मजात तथा अर्जित। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण प्रायः जन्मजात तथा अर्जित अभिप्रेरणा में ऐसे अभिप्रेरकों को रखा है जो किसी व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद रहते हैं, जैसे हो गया नींद हो गया, घाम हो गया, भूख हो गया, काम हो गया आदि। तथा अर्जित अभिप्रेरणा में ऐसे अभिप्रेरकों को रखा गया है जिन्हें वह व्यक्ति जन्म के बाद अर्जित करता है, जैसे उपलब्धि हो गया, सत्ता हो गया, चिंतन हो गया, अनुमोदन हो गया आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से सीखने के वक्र पठार का कारण कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? दोस्तों लास्ट में आप सभी साथी अवश्य बताएंगे आप सभी साथियों ने कितना प्रश्न सही किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्य की सरलता। कार्य की सरलता जो है दोस्तों सीखने की वक्र का कारण है। क्या? कार्य की सरलता कारण नहीं है दोस्तों, सॉरी, सीखने का कारण नहीं है। कार्य की सरलता और सीखने की अनुचित विधि, पुरानी एवं नई आदतों के बीच संघर्ष, शारीरिक सीमा, सब दोस्तों सीखने का कारण है। आगे बढ़ते हैं, 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जो है दोस्तों एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक कौन होते हैं? तो दोस्तों जो असामाजिक कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? अपराधी बालक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी सिंपल है दोस्तों। पेपर में थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो जो 30 क्वेश्चन आता है आराम से आप 25 प्लस कर सकते हैं। कुछ हिंदी के दोस्तों जो वर्ड होते हैं कठिन होते हैं, क्लिष्ट होते हैं, उसे आप जो इंग्लिश वाला सेशन दिया जाता है उसमें देकर आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित अंतर्मुखी व्यक्ति का एक दोस्तों प्रमुख गुण होता है। ऐसे व्यक्ति दोस्तों अकेले रहना अधिक पसंद करते हैं तथा इनकी दोस्ती कुछ ही लोगों तक सीमित होती है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है। एक बालक जिसे मौखिक शिक्षा में असामान्य एक बालक दोस्तों जिसे मौखिक शिक्षा में असामान्य कार्य, एक मिनट दोस्तों, असामान्य कठिनाई आती हो, सॉरी दोस्तों दिख नहीं रहा था। एक बालक जिसे मौखिक शिक्षा में असामान्य कठिनाई आती हो उसे निम्नलिखित में से कोई एक अक्षमता हो सकती है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोस्तों एक बार। एक बालक जिसे मौखिक शिक्षा में असामान्य कठिनाई आती हो उसे निम्नलिखित में से एक अक्षमता हो सकती है। निम्नलिखित में से एक अक्षमता हो सकती है दोस्तों, तो क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रव्य अक्षमता। उसमें क्या हो सकती है? श्रव्य अक्षमता हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है
एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा अध्यापक जो होगा साधन संपन्न होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ठीक प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रबंध के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी जो है समय सारणी का निर्माण इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि यदि कोई छात्र कक्षा में आपके प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहता है तो आप उसे सजा देंगे, बैठने को कहेंगे, या उत्साहित करने का प्रयास करेंगे, या प्रश्न को दूसरे छात्र से पूछेंगे? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्साहित करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अधिगम का धनात्मक अंतरण, या अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, या अधिगम का शून्य अंतरण, या अधिगम का परम अंतरण? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? अधिगम का धनात्मक अंतरण, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो इस प्रकार के अधिगम अंतरण को धनात्मक अंतरण कहा जाता है। जैसे दोस्तों यदि किसी बालक को हिंदी भाषा सीखने से भोजपुरी भाषा सीखने को मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है दोस्तों चलाघात, पठन वैकल्प, या वाक संबद्ध रोग, या भाषाघात? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भाषाघात। दोस्तों भाषा एवं संप्रेषण अधिगम असशक्तता का अफेज्या कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र जो होते हैं दोस्तों मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों की वैयक्तिक विभेद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में प्रवृत्त रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों? खोजने सॉरी दोस्तों फिर से देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद लाभकारी हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज का अपना जो महत्वपूर्ण सेशन था कंप्लीट हुआ, जिसमें हम 30 प्रश्न आप सभी साथियों तक शेयर किए। अगर कोई प्रश्न में गलती होती है, उत्तर में गलती होती है, तो आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर सुझाव अवश्य देंगे। हम अगले पार्ट में जरूर उसको सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। साथ साथ अपने सभी जो यूपी टेट सीटेट एग्जाम में विद्यार्थी बैठना चाह रहे हैं या बैठ रहे हैं उनमें तक ये वीडियो शेयर करिएगा और लाइक अवश्य करिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। साथ में दोस्तों बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।